Hey everyone, welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I'm your law mentor डिम्पल पारिक और आज हम फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट देखने जा रहे हैं। बात हो रही है यहाँ पर अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की। ये एक करंट लीगल डेवलपमेंट है जो हमें देखने को मिला है और एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट भी है जिसके बारे में यहाँ पर बात हुई है। Why is this particular judgment important for us? Because अगर आपने क्लैट पीजी के पीवाईक्यूज देखे हैं, आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये जो पर्टिकुलर हम जजमेंट आज देखने वाले हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कवर करेंगे और देखेंगे कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि करंट लीगल डेवलपमेंट से भी क्वेश्चंस अब आने लगे हैं क्लैट पीजी में, आप अगर पिछले साल का पेपर देखोगे अच्छा खासा वेटेज था वहां पर, है ना, क्योंकि वो क्या करते हैं कि अगर कुछ करंट में लीगल डेवलपमेंट हुआ है वहां से उस जजमेंट से पैसेज लेकर के और फिर जो प्रीवियसली कोई डॉक्ट्रिन था, कोई प्रिंसिपल है या फिर कोई और जजमेंट है जिसके बारे में वहां बात हुई थी, तो वो सब कुछ कनेक्ट करके फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। एंड एज अ रिजल्ट इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं जिस पर्टिकुलर लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात कर रही हूँ कि उसको भी यहाँ पर साइट किया गया है, वो है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो क्लैट पीजी पर्सपेक्टिव से आज वाला जो सेशन है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अमलेश कुमार का केस में क्या हुआ ये आपको जानना जरूरी है। और एक बार मैं आपसे कहूंगी कि जो गाइडलाइंस सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में दी हुई थी उनको भी आप गो थ्रू कर लो, बिकॉज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम सीधा चलते हैं अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के फैक्ट्स पे। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, जो अपेलेंट है हमारे अमलेश कुमार, उनके और उनकी फैमिली को अक्यूजेशंस लगाए जाते हैं उनपे कि उन्होंने जो उनकी वाइफ है ना उनके साथ क्रूअल्टी की है और फिर उसके बाद में उनको एबडक्ट कर लिया। इफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड एबडक्शन देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो उनको यहाँ पर इस बात के लिए उनके ऊपर एफआईआर फाइल हो गई, ठीक है। अब एफआईआर फाइल होने के बाद में जब उनकी बेल एप्लीकेशन गई और डिसीजन लिया जा रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो जो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर पटना थे उन्होंने तो मना ही कर दिया, उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया कि आपको बेल नहीं मिलने वाली है। अब क्योंकि हमारे पास अपील सिस्टम है तो फिर ये मैटर जाता है हाई कोर्ट के पास, ठीक है। और जब ये मैटर चल रहा था ना, बेल हियरिंग चल रही थी, उस टाइम पर ये जो सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर हैं वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, ये जो हमारे अक्यूज्ड हैं अमलेश कुमार, इनके ऊपर हम नार्को एनालिसिस टेस्ट कर लेते हैं। आप सोचो बेल प्रोसीडिंग्स चल रही है और बेल प्रोसीडिंग्स के दौरान ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि नार्को एनालिसिस टेस्ट कंडक्ट करवा लेते हैं इस पर्टिकुलर अक्यूज्ड पे। अब अगर हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर की, ठीक है, तो हर एक काम अपने अपने स्टेप के हिसाब से होता है, प्रोसेस के हिसाब से होता है, ठीक है। अपील जो है वो सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर हम सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाएं, या फिर किसी पर्सन को अगर जरूरत है अरेस्ट करने की, उसके पहले हम लोग उसको कन्विक्ट दोषी ठहरा दे, तो कैसा रहेगा, नहीं ना। एंड एज अ रिजल्ट स्टेप बाय स्टेप हमें इन चीजों को फॉलो करना होता है। अब यहाँ क्या देखने को मिलता है कि सीधा ये बोला गया कि चलो इनके ऊपर नार्को एनालिसिस टेस्ट कर लेते हैं और हाईकोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे एपेलेंट थे अमलेश कुमार, उनसे कुछ भी नहीं पूछा गया, उनसे कंसेंट नहीं लिया गया कि आप हाँ कहते हैं या नहीं फॉर नार्को एनालिसिस। और इसीलिए सेल्वी वाला जो केस है उसको यहाँ पर रेफर किया गया, बिकॉज उस केस में साफ साफ कहा गया था कि नार्को एनालिसिस बिना किसी पर्सन के कंसेंट के कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता है। और यहाँ तो इन्होंने उनको पूछा तक नहीं। और इसीलिए क्योंकि मैं आपको बताया कि अपील का मेथड तो है ही, तो फिर ये बात है ना सीधा हाई कोर्ट से पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट के पास, बिकॉज अमलेश कुमार कहते हैं कि मुझसे बिना कंसेंट लिए मेरा अगर नार्को एनालिसिस टेस्ट ये करवा रहे हैं तो ये मेरी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, और वो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहली तो ये कि वेदर अ हाई कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू ऑर्डर एन अक्यूज्ड टू अंडरगो अ नार्को एनालिसिस टेस्ट विदाउट देयर कंसेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बेल। दो चीजें हैं, क्या विदाउट कंसेंट करवाया जा सकता है, और दूसरा वो कौन सा पर्टिकुलरली हम लोग कह सकते हैं वो कौन सा
टाइम पीरियड है जो कि सही रहेगा नार्को करवाने के लिए? क्या नार्को एनालिसिस शुरुआत में ही जब बेल की मैटर की प्रोसीडिंग चल रही है कि बेल देनी है या नहीं देनी है, क्या उसी टाइम पे आप नार्को करवा दोगे? बिकॉज उस टाइम पे अगर आप नार्को करवाते तो इट इज जस्ट लाइक कंडक्टिंग अ मिनी ट्रायल। तो क्या ये हो सकता है? एंड इन डूइंग सो वेदर सच एन ऑर्डर वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक है, तो पहली बात कि क्या कंसेंट के बिना करवाया जा सकता है, दूसरी बात कौन से स्टेज पे करवाया जा सकता है, और तीसरी बात क्या ये उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के लैंडमार्क जजमेंट में साफ साफ हमने आपको बता दिया था कि बिना किसी के कंसेंट के नार्को कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता है, बिकॉज वो उनकी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं? सबसे पहले उनके पास राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, तो आर्टिकल 21 आ जाएगा। उसके बाद में आता है आर्टिकल 20, और आर्टिकल 20 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है हमें ऑफ राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आप किसी भी पर्सन को मजबूर नहीं कर सकते कि वो खुद के ही खिलाफ कोई टेस्टामेंट दे कोर्ट में कि भाई उसी का कन्विक्शन हो जाए। तो साफ साफ जब सेल्वी के केस में कह दिया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए कि करवाया जा सकता है विदाउट कंसेंट या नहीं करवाया जा सकता है। भाई नहीं करवा सकते हैं बिकॉज उनकी फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर वायलेट हो रही हैं। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि इम्प्रॉपर स्कोप ऑफ बेल हियरिंग, जब भी बेल के बारे में बात हो रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो रहा है कि उस पर्सन को कस्टडी में रखना है या फिर उसको छोड़ा जा सकता है। और आप इस स्टेज में अगर नार्को एनालिसिस टेस्ट करवा रहे हो इसका मतलब आप तो पहले से ही एविडेंसेस खोजने में निकल गए हो। आप तो एक मिनी ट्रायल कंडक्ट करवा रहे हो। भाई हर काम को करने का एक सही स्टेज होता है। सो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी स्टेज में या फिर इनिशियल स्टेज में आप उठ करके नार्को एनालिसिस टेस्ट करवा लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमें सीखने को मिलता है कि जब बेल हियरिंग्स हो रही हैं उस टाइम पर आप बेल पे फोकस करो, देनी है कि नहीं देनी है। अब आप मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि अगर वाइफ के साथ क्रूएल्टी हो रही है तो ये बेलेबल ऑफेंस है या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, बहुत इजी है, आई नो आप मुझे आंसर दे दोगे। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, कंसेंट इज मैंडेटरी। साफ साफ कहा गया कि भाई उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही हैं, यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी है उनके पास। एज अ रिजल्ट आपको अक्यूज पर्सन का कंसेंट लेना ही होगा। अगर वो हाँ बोलते हैं तभी नार्को करोगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर उसने मना कर दिया तो कोई पर्सन हाँ क्यों ही बोलेगा? मना कर दिया मतलब मना कर दिया, मना करने के बाद आप नार्को नहीं करवा सकते हो। ठीक है, विदाउट कंसेंट दिस कैन नॉट हैपन। उसके बाद में नो एब्सोल्यूट राइट टू अ टेस्ट। तो यहाँ पर जो जजमेंट है उसने क्लैरिफाई किया दैट एन अक्यूज्ड कैन नॉट डिमांड टू अंडरगो नार्को एनालिसिस टेस्ट एज अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, एक बात को समझना आप यहाँ पर कि अगर कभी किसी पर्सन ने हाँ बोल दिया है, कंसेंट दे दी है फॉर नार्को एनालिसिस, तो क्या उसके कंसेंट से ही हो जाएगा? कोई पर्सन है वो बहुत परेशान है, उसने बोला है काम करो मेरा नार्को करवा लो, आई एम गिविंग कंसेंट, तो क्या सिर्फ उसके कहने पे ही आप नार्को एनालिसिस टेस्ट करवा लोगे? नहीं, ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है उस पर्सन के पास। इसका मतलब ये कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक वो भी कंसेंट नहीं देते हैं तब तक नार्को नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, अक्यूज्ड अगर नार्को करवाना चाहता है, करवाना नहीं चाहता है तो क्या नार्को हो सकता है? नो, विदाउट कंसेंट इट इज नॉट हैपनिंग। बट अगर अक्यूज हाँ बोल देता है तो क्या सिर्फ उसके हाँ बोलने से ही नार्को हो जाएगा? नहीं, मजिस्ट्रेट का भी यहाँ पर कंसेंट लगेगा। मजिस्ट्रेट भी जब हाँ बोलेंगे, ग्रीन फ्लैग दिखा देंगे, तभी जाकर के नार्को कंडक्ट होगा। ये राइट अक्यूज के पास एब्सोल्यूट नहीं होती है। एंड देन कमिंग टू द पॉइंट ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू। ठीक है, कोर्ट ने यहाँ पर फिर से रीअफर्म किया दैट द रिजल्ट ऑफ नार्को एनालिसिस टेस्ट आर इनएडमिसिबल एज एविडेंस। अगर कल को, और नार्को होता क्या है, अगर आपको अभी तक लग रहा है कि नार्को एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली एक ड्रग देके किसी इंसान को आप जो होता है ना हिप्नोटाइज कर दिया। सो वो जो पर्सन है वो अपने कंशाइंस में नहीं रहता है, उसको पता नहीं है वो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, उससे क्या पूछा जा रहा है। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि वो उस स्टेट पे बेसिकली उसका माइंड नहीं है जो सही गलत के बीच में डिफरेंशिएशन कर सके। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट हम जो कोर्ट है हमारी वो ये कहती है कि ठीक है, आप किसी पर्सन के ऊपर नार्को एनालिसिस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन जिसके ऊपर एक्यूजेशंस लगे हैं ऑफ मर्डर ऑफ 2-3 पीपल। ठीक है, अब उसके खिलाफ
कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा है तो आप नार्को एनालिसिस, अगर वो कंसेंट दे रहा है, मजिस्ट्रेट ने बोल दिया, आप कंडक्ट करवा लो। बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन का कहने से, अगर उसने बोल दिया कि हाँ मैंने किया है मर्डर, तो क्या उसके सिर्फ और सिर्फ ये कहने से ही आप इसकी जो बातें हैं उसको क्या एज एन एविडेंस कोर्ट के सामने पेश कर सकते हो? दैट इज द क्वेश्चन हियर। तो भाई साफ साफ कहा गया कि जब एक पर्सन को होश ही नहीं है, कॉन्शियस ही नहीं है, वो उसको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहा है, तो फिर वो इनएडमिसिबल होगा। लेकिन हाँ, अगर उसने नार्को एनालिसिस में ये बोला कि हाँ मैंने मर्डर किया है और मेरे जो पड़ोसी हैं उनके गार्डन में मैंने मर्डर वेपन छुपा के रखा है, अब अगर वो मर्डर वेपन वहां पर मिल जाता है ना, तो इट कैन बी प्रेजेंटेड एज एन एविडेंस। ठीक है, तो कोलैबोरेशन ऑफ एविडेंसेस यहाँ पर होने चाहिए। कोई पर्सन अगर नार्को के वक्त कुछ बोल रहा है, वो एडमिसिबल नहीं होगा एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये सब कुछ बातें हमें यहाँ पर बताई गई और अब हम सीधा चलते हैं, देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ द जजमेंट पे कि हमें फाइनली हमारे टेक ओवर्स यहाँ से क्या क्या है। सो पॉइंट नंबर 1, हमेशा ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है उनको बहुत सीरियसली लेते हैं। फंडामेंटल राइट अगर ये कहती है कि हमारे पास राइट टू प्राइवेसी है और राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, तो भाई फिर है तो है ना। अगर कोई भी ऐसा कंडक्ट करवाया जाता है जो कि इनको वायलेट करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एज अ रिजल्ट, अगर विदाउट कंसेंट नार्को करवा रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं करवा सकते हैं। डिफाइंस द जुरिस्डिक्शनल लिमिट्स। भाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि एक तरीका होता है काम करने का। जब बेल हियरिंग चल रही है उस टाइम पर आपका मेन फोकस इस बात पे होना चाहिए कि किसी पर्सन को खुले छोड़ देना है, लिबर्टी देनी है, या फिर उसको कस्टडी में रखना है। इट डिपेंड्स अपॉन द केस टू केस। तो जब आपको इतना बड़ा क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, आप उस टाइम पर मिनी ट्रायल कंडक्ट मत करवाओ, आप उस टाइम पर नहीं नार्को एनालिसिस करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट कोवर्शन। कोवर्शन क्या होता है? जहां पर किसी पर्सन से जोर जबरदस्ती डरा धमका करके कि तुमको हम जान से मार देंगे, नार्को करवा ही लो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर साफ साफ ये कहा जा रहा है कि देखो, किसी भी पर्सन की मेंटल प्राइवेसी को हम लोग हार्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जोर जबरदस्ती आप किसी से नार्को नहीं करवा सकते हो। इसीलिए एज अ रिजल्ट ये भी कहा गया कि अगर कोई पर्सन कंसेंट दे रहा है, हो सकता है ना कि उसको जोर जबरदस्ती उस पर किया गया हो, तो साफ साफ कहा गया कि नहीं, उस पर्सन के कहने पे हम उसको एब्सोल्यूट राइट नहीं देंगे नार्को करवाने का। इसके बाद ये मैटर मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, वो डिसाइड करेंगे कि नार्को होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो राइट टू प्राइवेसी है उसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, कोई भी कोवर्शन ना हो किसी भी अक्यूज के साथ, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। एंड देन क्लैरिफाइज द प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ कहा क्या गया है, द रूलिंग प्रोवाइड्स क्लियर गाइडेंस दैट कंसेंट फॉर सच टेस्ट मस्ट बी एक्सप्लिसिटली ऑब्टेन्ड, जुडिशियली स्क्रूटिनाइज्ड, यानी कि कंसेंट होना चाहिए और फिर जुडिशरी यानी कि मजिस्ट्रेट भी उसको स्क्रूटिनाइज करेंगे कि सही तरीके से कंसेंट लिया गया है या फिर नहीं लिया गया है। आप सीधे सीधे ये नहीं बोल सकते हो कि चलो उठो नार्को करवा दो। ठीक है, एंड यस दैट इज ऑल अबाउट इट। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे ऐसे ही एक और जजमेंट के साथ। आपको अगर कोई भी क्वेरी है या फिर आप चाहते हो कि हम कोई पर्टिकुलर सेशन लेकर के आए, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और हाँ, प्लीज इस सेशन को लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। एंड यस, इफ यू आर लुकिंग फॉर क्वालिटी मॉक टेस्ट, तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि आप लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। यहाँ पे टेस्ट सीरीज पे जाकर आप क्लैट पीजी पे जाएंगे, आपको आपके नीड के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, 5 फुल लेंथ, 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और इसके साथ में आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे। इसी के साथ आपको जजमेंट एक्सप्रेस की कॉपी भी मिलेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी करंट लीगल डेवलपमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है वो भी आपको मिलने वाला है। तो आपको यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी ही चीजें कंपाइल्ड एक ही जगह पर मिल जाएगी। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू so much. I will see you all in the next session.